छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का नो रट्टाफिकेशन। आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में तनाव युक्त मस्तिष्क कभी भी पढ़ नहीं सकता है। जरा भी तनाव होगा, पैसे का हो या किसी और चीज़ का हो, तो चाहे टीचर हो और या स्टूडेंट हो, यानी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तनाव युक्त कंडीशन में हम अपने को परफॉर्म नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। इसी तरह से एंजाइम भी जो है बहुत सारे फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे आपके टेम्परेचर है, पीएच है, कंसंट्रेशन है, तो अपने को तनाव मुक्त रखिए और आपका बहुत ही एक्टिविटी हाई हो जाएगी, तभी आपके जो है लर्निंग के प्रोसेस बहुत हाई होगा। तो आज हम आपको ले चलते हैं आपके फैक्टर्स के बारे में, एंजाइम के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी जो है हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। नंबर 1 आपका टेम्परेचर, ये पहला है। फिर नंबर 2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और फिर आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और फिर बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल। पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। जब दो तरह के एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में क्या है, वेरी लो टेम्परेचर पर एंजाइम होते हैं, और वार्म ब्लड में हाई टेम्परेचर पर एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साफ है कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, याद रखिए। नंबर 1, ठीक, जाड़े में आपकी एक्टिविटी जो है कम हो जाती है, गर्मियों में आपकी एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है। जाड़े में पसीना बहुत कम होता है, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लो है, और गर्मियों में एक्टिविटी हाई हो जाती है टेम्परेचर के कारण, आपका पसीना बहुत आता है। तो ये सीधा सीधा टेम्परेचर वाला इफेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अगर ओरिजिनल सीड टेम्परेचर है, ठीक है, तो सीड को आप ज़मीन में बोइए तो उग आएगा। लेकिन अगर आप उन सीड को, चने के बीज को, मक्का के बीज को अगर भून देते हैं, ठीक है, फ्राई कर देते हैं, तो वो कभी भी उगेंगे नहीं। इसलिए याद रखिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए आपके घर में फ्रिज होता है तो सामान को रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। क्यों? इसलिए ख़राब नहीं होता है क्योंकि उसमें एंजाइम की एक्टिविटी जो है बहुत ही स्लो हो जाती है। किसी की डेड बॉडी हो जाती है तो उसको भी आप बर्फ़ लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन एंजाइमेटिक जो है बैक्टीरिया से स्लो हो जाए। आइए देखते हैं। पहला आपका टेम्परेचर है, दूसरा आपका आयोडाइज कंसंट्रेशन। एच आयन कंसंट्रेशन का सीधा सीधा आपको हम बता रहे हैं, हमारे बक्कल कैविटी में स्लाइटली जो है एसिडिक है। ठीक है, जब हम स्टमक में पहुंचते हैं, खाने को पहुंचाते हैं तो एसिडिक हो जाता है। उसके बाद एल्कलाइन है। तो साफ तौर पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम फंक्शन एट डिफरेंट एच आयन कंसंट्रेशन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो या तो वो एसिडिक मीडियम में होंगे और या वो आपके एल्कलाइन मीडियम में, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो न्यूट्रल पीएच पर एक्टिविटी होती है। ठीक है, लो पीएच, ऑप्टिमम पीएच, और अगर हाई कर देंगे तो एक्टिविटी लो हो जाती है। उन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब आ रहा सबस्ट्रेट। ठीक, कोई भी पदार्थ है, आप 2 ग्राम लीजिए, 10 ग्राम लीजिए, तो वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। तो जैसे जैसे आप किसी भी एक बोतल में आप चीनी डालिए या कोई अंगूर का रस डालिए, ठीक है, तो अगर आप उसमें जो है 100 ग्राम डालते हो, फिर 200 ग्राम डालते हो, फिर 300 ग्राम डालते हो, तो कंसंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट का बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन तो एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद फिर वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, वो ऑप्टिमम पर जाकर के रुक जाता है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल होता है। इसके बाद आता है आपका केमिकल। ये भी ज़रा ध्यान सुन लीजिए। आपको पता है जिससे आपका रिश्ता अच्छा होता है, जो आपके प्यार करता है, तो वो एक तरह का केमिकल आपको बड़ा स्मूथ लगता है, बहुत ही खुश लगता है, आपको चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। और वहीं अगर आपका कोई ऐसा एक्टिविटी है जिसको आप चाहते नहीं हैं, देख करके ही आपका मुंह सूख जाता है, तो ऐसा केमिकल जो हमारी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करे, या ऐसा केमिकल जो हमारी एक्टिविटी को, स्ट्रेस को कम कर दे, तो वो आपका इनहिबिटर है या स्टिमुलेटर है। तो वो केमिकल की बाइंडिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। दैट फैक्टर्स जो है आपका नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 पीएच, नंबर 3 आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और नंबर 4 बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल। ठीक, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको यहाँ पर साफ कर दिया है। लो टेम्परेचर क्या करता है, ये सवाल आपका नीट में कई बार आया है कि वो प्रिजर्व करता है किसके, एंजाइम की एक्टिविटी को। इसीलिए हम अपने खाने पीने की चीज़ों को कोल्ड स्टेट में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा एक्टिविटी भी हमारी कम होती जाती है। आप खुद देखिए, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो आप रज़ाई लेकर के बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हो, और जहाँ आपका धीरे धीरे गर्मी आई फिर भागो निकलो बाहर,
ठीक है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर किसी भी एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी होती है, देखिए, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब एक सवाल लो वाला हो गया और एक सवाल आपका ऑप्टिमम हो गया। अब आइए हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर में क्या होगा, जब आप किसी टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं तो उसके जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी सबस्ट्रेट के जब बॉन्ड क्या टूट जाएंगे तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है ड्यू टू डीनेचुरेशन। क्या करता है, प्रोटीन का डीनेचर, यानी उसके पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह टूट जाते हैं तो वो एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है। बाइंडिंग और स्पेसिफिक केमिकल को हमने यहाँ पर दो में कर दिया है, या तो एक्टिवेट करेगा और या इनहिबिट करेगा। तो इस तरह से इस जगह पर हमने आपको साफ बता दिए हाउ मेनी फैक्टर्स विच कंट्रोल द एंजाइम एक्टिविटी, वो आपके 4 हैं। ओके, आइए अब टेम्परेचर के बाद हम देखते हैं आपका ऑप्टिमम क्या है, पीएच का। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइदर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम और आपका न्यूट्रल। तो ज़्यादातर एंजाइम जो न्यूट्रल पीएच पर एक्टिव होते हैं, कुछ आपके एसिडिक वाले होते हैं, जैसे ठीक है हमारे स्टमक में जो है वो आपके एसिडिक हैं, लेकिन इंटेस्टाइन के जो है वो एल्कलाइन पे हैं। तो अगर स्पेसिफिक पीएच पर ही वो एंजाइम एक्टिवेट करेगा और अगर पीएच की वैल्यू बढ़ा दोगे तो वहाँ पर भी बंधुवर क्या हो जाएगा, डिक्रीज एक्टिविटी हो जाएगी और डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो पीएच के भी सवाल आपके हो गए, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल के कंसंट्रेशन के बारे में, फैक्टर के बारे में आप बता रहे हैं आपको कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा बढ़ता जाता है। सबस्ट्रेट के बढ़ाने का मतलब है कि एंजाइम के पास काफ़ी एक्टिव साइट हैं जो सबस्ट्रेट बाइंड करते जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि एक्टिव साइट फ्री नहीं रह जाती हैं और फिर सबस्ट्रेट का कंस जितना बढ़ा लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, यानी एक मैक्सिमम स्टेट पर सारे एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो जाते हैं, वो आपका कहलाता वी मैक्स। When all the active sites have been occupied by the substrate, further increase of substrate have no effect, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको नॉर्मल कौन मिलता है और हाफ जो रिएक्शन जो होती है वो उसका माइकेलिक कांस्टेंट कहते हैं उसको, ठीक, माइकेलिक साइंटिस्ट ने खोजा था जिसके नाम पर ये आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सवाल हमने आपको बहुत ही क्लियर कर दें, यानी किसी भी रिएक्शन का जो है हाफ वेलोसिटी जो होती है वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन जो है हाफ जब हो जाता है तो वो वी मैक्स होती है, ठीक। लो माइकेलिक कांस्टेंट जो है इंडिकेट करता है हायर एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट, यानी वो ज़्यादा एक्टिव एंजाइम हो गए, और जिनकी माइकेलिक कांस्टेंट हाई होती है उनकी लोअर एफिनिटी होती है, यानी एंजाइम एक्टिविटी उनकी स्लो होती है। तो ये प्रेफर किया जाता है कि ऐसे एंजाइम जिसमें माइकेलिक कांस्टेंट का लो वैल्यू हो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का आपको नॉर्मल कर्व हो गया और एक लिमिट पर आपका सैचुरेशन हो जाता है और स्ट्रेट लाइन आपका कर्व है, ठीक। पैराबोलिक आपके 2 थे। अब आखिरी स्टेप जो आपको जो आ रहा है इस कंसंट्रेशन में, एंजाइम इनहिबिशन। हमने आपको यहाँ पर बताया था पहले आपको टेम्परेचर, फिर पीएच और फिर कब सबस्ट्रेट, और अब आपका आ रहा है केमिकल। ऐसा कोई भी केमिकल जो किसी एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देता है उसे हम एक्टिवेटर कहते हैं, और ऐसा कोई केमिकल जो बाइंड करने पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही बंद हो जाती है उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी किताब में आपका एंजाइम इनहिबिशन में जो है एंजाइम जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टू स्पेसिफिक केमिकल, ठीक है, देयर बाइंडिंग शट ऑफ, वो आपकी बंद हो जाती है। ऐसा केमिकल जो कहीं पर एक्टिव साइट पर जुड़ता है तो उसकी बाइंडिंग जो है वो शट ऑफ हो जाती है सबस्ट्रेट की, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है। हमने आपको समझाने के लिए ये देखिए एंजाइम हमारा पास क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, जो सक्सिनिक एसिड का जो डिकम्पोजिशन करता है वो एंजाइम, और इसका सबस्ट्रेट क्या है आपका सक्सिनेट है, और एंजाइम क्या है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अगर आप उसमें मेलोनेट डालें, हमने फार्मूला ही बताया हुआ है, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती तो बायोलॉजी के लुल्लू हो, जरा देखिए कितने साफ है। सक्सिनिक एसिड का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, अलग अलग कार्बोक्सिलिक अलग कार्बन एटम है, और ये मिलता जुलता जो है एनालॉग है, यानी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम। तो ये बंदा क्या है, मेलोनेट जो है ये आपका एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाएगा। जब ये एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाएगा तो ये एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या है सबस्ट्रेट बाइंडिंग नहीं होगी। जब सबस्ट्रेट सक्सिनेट की बाइंडिंग नहीं होगी तो आपका रिएक्शन भी नहीं होगा,
ठीक है। इस तरह से मेलोनेट जो है वो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसका? सक्सिनिक एसिड का। यानी आपका सवाल एमसीक्यू का जा रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो आपका मेलोनेट है, ठीक है। ये मेलोनेट जो है एक्टिव साइट ऑक्यूपाई कर लेता है और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता है, इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ हो जाती है। इसको सुधारने के लिए क्या है, यू कैन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस का बढ़ा दीजिए तो आप फिर से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके फैक्टर के बारे में 1, 2, 3, 4 यानी टेम्परेचर का याद रखिए पैराबोलिक, पीएच का भी पैराबोलिक, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का नॉर्मल, और आपका इनहिबिटर जो है किसका? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट का मेलोनेट इनहिबिटर है। ये सवाल ही कई बार पूछा गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।